नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम लोग मेज़बान अहमद इमरान खान हाजिर खिदमत है। ख़वातीन और हज़रात, हमारे माशरे में पनपने वाली जहालत हमारी सोसाइटी को किस हद तक खोखला कर चुकी है, इसका अंदाज़ा शायद इस सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में रहने वाले लोगों को अभी हुआ नहीं है। जाहिल सिर्फ वो नहीं है जो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी ना गया हो, जाहिल वो शख्स भी है जो मुक़द्दस रिश्तों जिनका एहतराम करना उसके ऊपर लाजिम था, उसके अंदर अपनी जिनसी हवस को पूरा करने की कोशिश करे। आरिफ वाला का रहने वाला एक बहनोई जिसकी उम्र 32 साल थी और नाम इम्तियाज, शायद उस बदकिरदार बदअक़ीदा मुसलमान की मुसलमानियत और इंसान होने के ऊपर इबलीस को भी दुख हुआ हो, जिसने अपनी जिनसी हवस के लिए अपनी साली को इस्तेमाल किया और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। ये कहानी क्या थी, ये वाक़या किस तरह से हुआ, इसी बारे में आपको दिखाएंगे। और ये जिनसी फ्रस्ट्रेशन जो हमारी सोसाइटी में अब ओवरफ्लो करनी शुरू हो गई है, इसके आगे बंद किस तरह से बांधे जा सकते हैं, आज के प्रोग्राम में ये भी डिस्कस और डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आए तो हैं हम निघत के घर, वो 12 साला मासूम बच्ची जिसको उसके बहनोई ने कत्ल कर दिया। लेकिन बदकिस्मती ये है इस मुल्क की, इन गरीब लोगों की, इन गरीब बच्चों की जिनके मुस्तकबिल महफूज नहीं है दरिंदों से। उन दरिंदों को किसी ना किसी सूरत में किस तरह के लोग बचाते हैं और उनकी आबवारी करते हैं, ये भी आज आपको इसी प्रोग्राम में दिखाते हैं। एक शख्स यहाँ पे खुशी मोहम्मद के नाम से उसने हमें अपना तारुफ कराया। खुशी मोहम्मद, ज़रा तशरीफ़ लाइएगा आगे। हम जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने आए कि ये कहानी क्या है इस बच्ची के साथ, ये दर्दनाक, कर्मनाक, ये सितम, ये जुल्म का पहाड़ उस पर क्यों तोड़ा गया, वो कौन शख्स था, वो कौन सा ख़ानदान था, वो कौन से मुहर्रिकात थे, वो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे जिनके अंदर वो बच्ची निघत 12 साल बच्ची ज़्यादती के बाद उसके बहनोई ने ईंटों के वार कर करके उसको, उसका सर कुचल के उसको कत्ल कर दिया। खुशी मोहम्मद साहब ने यहाँ पे एक, ये नंबरदार हैं, हमें नंबरदार का तारुफ दिया इन्होंने, डॉक्टर फ़ारूक की आड़ लेते हैं। और ये इक़्तिदार में बैठे हुए के ऐवान में बैठे हुए लोग इस तरह के जो गुमाश्ते पालते हैं, जो इन गरीब लोगों को किसी ना किसी तरह से एक्सप्लॉइट करके पावर अपनी शो करते हैं। खुशी मोहम्मद एक किरदार सवाल करना मेरा काम। डॉक्टर फ़ारूक बंदे उन्होंने पहले ज़्यादती हुई है, लेकिन उस तो बाद अब आप सिर्फ ये देखिएगा, अब आप सिर्फ ये देखिएगा कि ये मौसूफ बात नहीं सुनेंगे। नहीं सुने तो ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਨਾ। ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, सारे महकमे ने उन्होंने नाल किहड़ा खुशी मोहम्मद, तुम्हारा ज़ाती इसके अंदर क्या मफाद था या नहीं था? इंटरव्यू उस खानदान, मुतासरा खानदान से बात करने या ना करने? बात करें उनके, तुसी कहने औरतां दे विच जाके औरतां ते नहीं। एक मिनट जरा सामने आके करो बात, करो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ करना जी, चलो करो, मदई नाल करो। तुम मेरे नाल कादी गल करनी है? डॉक्टर फ़ारूक के साथ क्या रिलेशन है तुम्हारा, जो एमपी है यहाँ पे? सूबाई एमपी वाला तो कोई नहीं, साडे हलके दे नुमाइंदे आ यार, उन्होंने साडे कोई ज्यादती होवे या कोई गल होवे। माइक को धक्का तो ना मारो। मास्टर मुनीर जो सादा गरीब देहाती स्कूल टीचर है, खुशी मोहम्मद के डर से हमसे बात करने से ही इनकारी हो गया। नियत साफ और हौसला बुलंद हो तो अल्लाह खुद इंसान की मदद करता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। मास्टर मुनीर अहमद जो कि निघत के चचा भी हैं, अपने अहले खाना के साथ हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। मुनीर साहब, इस केस के बारे में जो इस केस में आप ही मुद्दई हैं? हाँ जी, मैं ही मुद्दई हूँ। और क्या इसके अंदर क्या चार्ज, क्या दफात लगाई गई हैं पुलिस की तरफ से? वाकया क्या हुआ, वकूआ क्या हुआ? इम्तियाज़ ने ही ज्यादती की, इम्तियाज़ ने ही घर से उसको मार कर फिर उठाकर खेतों में फेंक दिया, छुरी के वार करके अपनी जिंदगी का निशाना भी बनाया और छुरी के वार करके उसको कत्ल कर दिया। इम्तियाज़ आपका रिश्तेदार भी था? रिश्तेदार का था? इस गाँव का नहीं, हड़प्पे शहर का है वो। हड़प्पे शहर का? हड़प्पे शहर में उसकी रहायश है। उसका यहाँ मेहमान आया हुआ था, घर आया हुआ था। इसी घर में जिसमें इसी घर में मेहमान आया हुआ था। आपको ये खबर कब मिली कि इम्तियाज़ ने ये गलीज़ हरकत की, उसके बाद उसने मासूम बच्ची को ही जान से मार दिया? सुबह मिली, सुबह। कैसे पता लगा?
उसने फ़ोन पर बताया, मेरी भाभी है वहाँ यहाँ ना साथ ही दूसरी साइड पर सोई हुई थी, उसने बताया कि यहाँ कर इस तरह करके उसने ये सारा कुछ कर दिया। उन्होंने भाभी ने देखा था? देखा नहीं, उसने गिरफ्तारी के बाद अतराफ़ जुर्म किया। आप निगहत की वालदा हैं? हाँ, निगहत की उम्र एग्जैक्ट एज क्या थी, उम्र कितनी थी उसकी? 14-15 साल 14-15। निगहत पढ़ती भी थी, आप पढ़ा रही थी उसको? पढ़ाती 6वीं क्लास है। बाकी बहन भाई स्कूल जाते हैं? हाँ, छोटा भाई जा रहा जी, जहाँ निगत जाती सी। छोटा भाई जा रहा है। हाँ, उस तो ਵੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀ शादी की सी, बच्चा उधर एक बार आई है बड़ा। निगहत का जो छोटा भाई है और जो ख़ानदान के बाकी बच्चे हैं, निगहत के फौत होने के बाद, उसके इंतकाल के बाद, वो तो नहीं खौफजदा? तेरा डर दे हालात ही होती इस तरह दी उन्हें की थी, देख के डर होता, कोई देखने वाली शक्ल ही नहीं। निगहत की बड़ी हमशीरा जिनके शौहर ने ये सफाक हरकत की, उनसे भी बात करते हैं। बहन, आप ये बताइए कि आप कब से वालदा के घर आई हुई हैं? तकरीबन 10-11 दिन से आई हूँ। 10-11 दिनों से। आप जैसे आपकी वालदा ने बताया कि शौहर चला गया था, फिर वो आया, वो आने की कोई ख़ास वजह थी? हाँ जी, मेरी नानी फौत हो गई, ਉਹਦੀ ਮਾਮੀ ਸੀਗੀ, मेरी है। नानी अम्मी ਸੀਗੀ, फौत हुई, फिर वो आए ਸੀਗੇ, दोबारा सारे आए ਸੀਗੇ। आप कितने अरसे से, कितना अरसा हो गया आपको उस शख्स के साथ शादी हुए हुए? तकरीबन 7 साल। 7 साल। हाँ जी, आपके अपने कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे हैं। खुदा का कहर उस कौम पे क्यों ना उतरे कि जिस कौम के अंदर रिश्ते इस हद तक ख़तरनाक हो गए हैं कि एक घर का बहनोई ही अपनी बहन, अपनी छोटी बीवी की बहन के लिए ख़तरा साबित हुआ, उसकी ज़िंदगी खा गया। मुझे ये बताइएगा बहन, इम्तियाज़ के साथ आप 7-8 साल से रह रही थी, इम्तियाज़ के अंदर इतना सफाक दरिंदा पल रहा था, आपको कभी अंदाज़ा नहीं हुआ इसका? नहीं, बिल्कुल ही नहीं सीगा अंदाज़ा भी हो इस हद तक गुजर सकदा वा, बिल्कुल ही नहीं सी तवक्को मैनू हैगी। जे हुंदी तो मैं उन्होंने क्यों ਉਹਦੇ ਨਾਲ भेजदी। ठाठ से आपको खबर किस तरह से मिली आपकी बहन की? खबर मेरे चाचा मास्टर मुनीर ने सन दी थी। ये मास्टर साहब जो हैं? जी, ठीक है। मास्टर साहब, आपको कैसे पता लगा ये सारा का सारा कम्युनिकेशन किस तरह से हुई? वो इस घर में सोया हुआ था ना, सोया हुआ था रात, इसी घर में? इसी घर में सोया था वो। नहीं, वो तो बता रही हैं कि वो लेके चला गया था, वापस आ गया था रात को ही। रात को वापस आ गया। तकरीबन 5:30-6 बजे वापस आ गया था। वापस आने के बाद वो इसी कमरे में इस मेरी भतीजी निगहत के जिस समय वो सोया वहीं वो सोई हुई थी। बाकी घर वाले कहाँ थे? बाकी घर वाले ठाठ ज़मीन में थे। मतलब निगहत की वालदा और बहन अभी वहीं थे? वहीं से वो साली को लेके और अपने बच्चों को लेके वापस आ गया? वापस आ गया। बच्चों इसको उसका एक बच्चा था साथ, एक बच्चा था। ठीक। तो वो वापस कमरे में आकर सो गए। साथ मेरी भाभी है, वो दूसरे कमरे में सोई हुई थी। मेरी भाभी और उसकी बच्ची वो दूसरे कमरे में थी। यहाँ पर इधर वो थे, इस वाले हिस्से में घर के? इस वाले इस तरफ वो मेरी भाभी और उसकी बेटी थी, इस वाले ये इम्तियाज़ और ये मेरी भतीजी थी। मतलब उसने उस मासूम को रेप किया, कत्ल किया यहाँ पे, और उसके कहाँ बाद डेड यहाँ बॉडी पर ही उठाई? कत्ल किया और डेड बॉडी खेतों में जाकर फेंक दी। तो क्या घर में जब छुरियों के वार किए तो खून वगैरह नहीं फैला उसको, उस कमबख्त फैला को? था। वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली हर चीज़। इम्तियाज उस वक्त क्या कर रहा था जब ये सारी बात खुल गई? इम्तियाज वो मेरे साथ उसको तलाश ही कर रहा था, मेरे साथ तलाश कर रहा था, इम्तियाज उल्टा आपके साथ तलाश कर रहा था? मेरे साथ तलाश कर रहा था। फिर क्या हुआ? तो फिर जब मिल गई लाश तो पुलिस आई, पुलिस ने फिर उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तो इम्तियाज़ को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया था यहाँ पर ही, और थाने जाकर वो हर चीज़ मान गया। फौरी तौर पे मान गया? फौरी तौर पे मान गया कि ये सब कुछ मैंने ही किया है। माँ साहब, आप गांव में रहते हैं, पढ़ाते भी हैं, बच्चों को शऊर भी देते हैं, आपने यकीनन सोचा होगा कि इम्तियाज़ जो इस ख़ानदान का दामाद था, जो इस हाँ जी, ख़ानदान का इत्मीनान बेटा था था, उस पर। वो दरिंदा इस हद तक, मतलब इंसान का जहन एक्सेप्ट नहीं करता कि एक बहनोई अपनी बच्चों जैसी साली के साथ इस तरह का करेगा।
आपके ख्याल में क्या वजूहात थी जिसकी वजह से इम्तियाज़ इस हद दरिंदगी पे उतरा है? ये तो सर वही जानता है जो उसने ये इतनी बेहाना हरकत की है, उसी को पता था क्या हुआ उसने। नहीं, लेकिन आप भी मास्टर हैं ना, तालीम देते हैं, एक नई नस्ल को तैयार करते हैं, आप ऐसे ही है ना, आप अभी भी पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं अभी। तो आपकी तो बड़ी गहरी नज़र होगी इंसानी रवैयों में। ये जो वहशीपन आ रहा है इसके ऊपर आपकी तो बड़ी गहरी नज़र होनी चाहिए, लाजमी तौर पे होनी चाहिए। शुबा शैतान है जो कि किसी को नज़र नहीं आता, जो कि इंसान के अंदर ही अंदर वार करता है और किसी को नज़र भी नहीं आता। ये सब शैतान का कमाल है। लेकिन हम पहले भी तो गांव, मैं खुद गांव का रहने वाला हूँ, ऐसे वाकयात नहीं हुआ करते थे। बहनोई सालियों के पासबान होते थे, बहनोई सालियों की इज्जत की हिफाजत किया करते थे। लेकिन अब हर दूसरे तीसरे गांव और शहर से इस किस्म की खबरें आती हैं, क्या वजह है आपके ख्याल? अब कोई नहीं करेगा इत्मीनान, इसके बाद अब कोई नहीं इत्मीनान क्यों करेगा। क्यों बहनोई या रिश्ते इतने ज्यादा खतरनाक क्यों हो गए हैं? जिनसी हवस क्यों इतनी सर पे सवार है? खून सफेद हो गया जी। क्या वजह है? इसकी वजूहात मुआशरे की बुराइयाँ हैं। माशरे की बुराइयां। ये सवाल न सिर्फ मास्टर साहब के लिए अहम है, बल्कि हर उस शख्स के लिए अहम है जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे ये दर्दनाक स्टोरी सुन रहा है। ये सवाल मैं चाहता हूँ कि निगहत की वालदा और बहन से भी पूछूं, ताकि वो माएँ, वो बाप, वो ख़ानदान जो टेलीविज़न स्क्रीन पर निगहत की दुख भरी दास्तान देख रहे हैं, उनको पता लगे कि किस तरह से इन सोसाइटी के छुपे हुए दरिंदों से अपनी औलादों को, अपने बच्चों को, उनकी इज्जतों को, उनकी जानों को महफूज रखना है। अम्मा जी, आपको क्या लगता है, इम्तियाज़ जबकि आपकी एक बेटी का वो शौहर था और उसके अल्लाह ने अपनी औलाद भी दी थी, फिर इतना दरिंदा क्यों? पहले दौरों में इस तरह नहीं होता था, अब क्यों होता है ये? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਪੈ ਗਈ ਰਾਤ ਪੈ ਜੇ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਊਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਲਦੀ ਕਿਉਂ? ਆਖਰ ਮੈਂ ਵੀ 4-5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, 8-7 ਸਾਲ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜੂਗਾ ਉਹ। बहन, आपको क्या लगता है वो शख्स जो इस वक्त कानून की हिरासत में है और जिसने ये गलीज हरकत की, आपका शौहर है, बदकिस्मती से, आपके ख्याल में क्या वजूहात हैं कि आपका शौहर इस दर्जा जलील हरकत पे उतरा है? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਕੀਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਗਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੱਕੂਗਾ, ਨਾ ਸੋਚੂਗਾ, ਨਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ करिए। लेकिन आप उस शख्स को तो आप सबसे बेहतर जानती हैं इस पूरे ख़ानदान में। आप क्या कहेंगी कि वो क्या वजह क्या थी? मतलब बीवी पास है, औलाद पास है, उसके बावजूद अपनी ही बहन को निशाना बनाया अपनी हवस का। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ? ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ क्यों ਕੀਤੀ? सवाल जहनों में है, लेकिन जवाब तलाश करने की सकत हमारे अंदर नहीं है। जवाब तलाश करना होगा इससे पहले कि इम्तियाज़ जैसा दरिंदा इस कौम की हर बच्ची, हर बच्चे की इज्जत के ऊपर दंदनाता हुआ एक ख़तरा हो। इस ख़तरे की नज़ाकत को, इस ख़तरे की हसासियत को महसूस करते हुए आपको और मुझे, यानी कि हम लोगों को, इस सवाल का जवाब तलाश करना होगा। मैं निगहत के छोटे भाई से भी आपकी बात करवाना चाहूँगा, जो कि हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका क्या नाम है? ज़ुहैब बशीर। ज़ुहैब बशीर, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 में। 2 में। ज़ुहैब, आप भी गए हुए थे जहाँ पे फौत हुई थी अम्मा, फैमिली घर वालों के साथ? जी सर। आप यहाँ पे कब आए? हम भी अपने बहू के साथ आए थे। सुबह आए थे कि रात को ही आ गए थे? रात को ही। आपने निगहत को देखा था? जी हमने तब देखा जब हम थर्ड ईबी से आए थे तब। कहाँ पे थी निगहत? खेतों में। खेतों में।
अब पता है निगहत कहाँ पे है? और कहाँ पे है? आप कितने साल के हो? हम 12 साल के हैं। 12 साल के बच्चे को क्या पता होगा निगहत कहाँ चली गई, क्यों चली गई, किस वजह से चली गई। इस बच्चे और इस जैसे करोड़ों बच्चों को महफूज करना है माँ बाप ने, जिन्होंने सवाल सोचा ही नहीं कि एक शख्स इस हद दरिंदगी पे क्यों उतर जाता है। जब सोचा नहीं तो उसके फिर रिप्रिकॉशंस क्या लेने हैं, और सोचने के लिए शऊर इल्म का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस माशरे में नापैद हो गया है। निगहत पढ़ाई में कैसी थी? अच्छी। लड़ाइयाँ करती थी आपके साथ ना। या ज़्यादा प्यार करती थी? जी प्यार करती थी, लड़ाई नहीं करती थी। ख्याल भी रखती थी आपका? हाँ जी। आप ज़्यादा ख्याल रखते थे कि निगहत ज़्यादा ख्याल रखती थी? वो रखती थी हमारा। वो आपका ज़्यादा ख्याल रखती थी? जी। मिस करोगे उसको? याद आएगी वो अब आपको? जी आएगी। जब याद आएगी तो क्या करोगे? क्या करोगे, वो तो रोना ही पड़ेगा। उसके लिए दुआ भी करोगे? जी। और जिस इंसान ने आपकी बहन आपसे छीन ली, आप उसके साथ क्या चाहते हो? उसके साथ क्या हो? उसको फांसी मिले और सजा भी मिले, यही काफ़ी है उसको। नाज़रीन, बच्चे की ख्वाहिश भी है कि उसको सज़ा मिले, उसको फांसी मिले, लेकिन क्या इस मुल्क को चलाने वाले वो जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे फैसले करते हैं और वो जो अदालतों के मंच पे बैठ के हिज एक्सीलेंसी कहला के फैसले किया करते हैं, यानी कि जनाब जस्टिस, मिस्टर जस्टिस, वो ऐसे दरिंदों के साथ इंसाफ कब तक करेंगे, ये देखना भी बाकी है। आपको लिए चलते हैं मुल्ज़िम इम्तियाज़ के पास, और उसके बाद प्रोग्राम में और इस केस में, इस दुख भरी दास्तान में जो बाकी किरदार हैं उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर फ़ारूक जो कि पंजाब के वज़ीर ज़राअत हैं, सूबाई, हम उनके डेरे के बाहर पहुंच चुके हैं, और वो गांव जहां पे निगहत को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया, वो अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर फ़ारूक का ही हल्का इंतखाब है। आइए डॉक्टर फ़ारूक से हम भी बात करते हैं, आपकी बात भी सुनवाते हैं, ताकि जान सकें उस ख़तरे से निमटने के लिए हमारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट क्या क्या तजावीज़ हमें प्रपोज कर सकते हैं। ये केस जो कि 14-15 साल बच्ची निगहत के साथ हुआ, रेप किया गया उसको अपने बहनोई की तरफ से, उसको फिर मर्डर कर दिया गया। आप लोगों के वोट से मुंतखब होते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये इस किस्म के केसेस बढ़ते जा रहे हैं आपके हलके में भी और दीगर हलकों में भी, इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इसमें बहुत से अवामल शामिल हैं। जहाँ तक ये आज पर्टिकुलर केस की आप बात कर रहे हैं, इसके बारे में मैं गुजारिश करता चलूँ तो ये बहुत ही एक जुल्म वाली दास्तान है कि जिसमें वो बेचारी अपने ही बहनोई के हाथों लुट गई है। तो उसमें पुलिस ने मौके पे, डीपीओ भी गया है मौके पे, तो मैं इधर मौजूद नहीं था, लेकिन मेरे मुतल्लिका लोग वहाँ गए और उनकी फैमिली की पूरी सपोर्ट की है और बंदा अरेस्टेड है, और इंशाल्लाह हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि उसको इबरतनाक सजा। वजूहात क्या समझते हैं कि एक बहनोई इतना जालिम सफाक दरिंदा अपनी साली के लिए क्यों साबित हुआ कि पहले उसकी इस्मत लूटी, उसके बाद उसको छुरियों के वार कर करके उस मासूम को कत्ल कर दिया। उसकी माँ तड़पते हुए बता रही थी कि उसकी शक्ल देख के, डेड बॉडी देख के वहशत हो रही थी, खौफ आ रहा था। ये जी ऐसे वाक़यात, रेप के बाद मर्डर्स यूजुअली उन केसेस में होता है जहाँ कि उन्हें पता हो कि विक्टिम ने पहचान लिया। एज अ पार्लियामेंट मेंबर, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, आप क्या प्रपोज करेंगे कि किस तरह इस सोच को तक़वियत देने से रोका जाए? पूरी सोसाइटी को एक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। जैसे दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी सोसाइटी ने एका किया है, पूरी सोसाइटी आगे बढ़ी है और फौज को पूरी सपोर्ट दी है, ठीक है, अदालतें बनी है। इसी तरह इस मामले में भी पूरी सोसाइटी को आगे बढ़ना होगा। मैं आखिर में दो चीज़ें आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक, जब हम निगहत की फैमिली से बात करने के लिए गए तो वहाँ पे एक नंबरदार नमूदार हुआ जिसने
फैमिली को रिस्ट्रिक्ट कर दिया और बड़े थ्रेटनिंग अंदाज में उसने कहा बात नहीं करोगे तुम मीडिया वालों से। और फिर उसने आपका नाम लेके हमें लिटरली धमकियां भी दी और गांव से यहाँ तक कह दी कि गांव से नहीं आप निकल सकते। तो इस किस्म के जो एलिमेंट हैं जो हमारी सियासत का लाजमी हिस्सा हैं, उनकी एजुकेशन के लिए कोई आप तरजीहात में शामिल है? देखें जी, इस मुआशरे में जहाँ आप बैठे हैं ये रूरल एरिया है और ये पाकपतन डिस्ट्रिक्ट जो है साउथ पंजाब और सेंट्रल पंजाब के बॉर्डर पे है। तो रूरल एरिया में इस किस्म की सोच का आना एक कोई नई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पंजाब असेंबली के अंदर एक बिल मूव हो जिसमें इस किस्म का वहशी एक्ट करने वाले हर शख्स को संसार किया जाए सरेआम? आपने ये सवाल तो किया है संसार करने का, मेरा ख्याल आइन में हमारे प्रोविजन नहीं है इस किस्म की। मैं बात करता हूँ आइन की, पाकिस्तान का आइन जो 1973 में बना है उसमें इस किस्म के एक्ट की जो सजा है वो मौत है। नाज़रीन, एक मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पे मार्ज़ वजूद में आया, उसके अंदर इंसानी रवैये इस हद दर्जा वहशी दरिंदा सिफ्त हो जाएं, इसका जानना बड़ा ज़रूरी है। और इस जानने के लिए हम हाज़िर हुए हैं हाफ़िज़ ताहिर अशरफी साहब के पास, जो कि पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। तो हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना, ज़्यादातर अक्सरियत में मुसलमान रहते हैं, उसके बावजूद इस सोसाइटी के अंदर इन्हतात इस तरह बुरी और भोंडे तरीके से क्यों आ रहा है, जबकि आपके जैसे और बहुत सारे दीनी स्कॉलर्स और उलमा इस सोसाइटी में भी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर अवामुन्नास का ताल्लुक़ जो है मस्जिद मेहराब व मिंबर से बहुत थोड़ा है और हमने उस ताल्लुक़ को मजबूत नहीं किया। उसमें अवाम का भी कसूर है और मेहराब व मिंबर के वारसों का भी कसूर है। और हकीकत हाल यही है कि जब आप दीन इस्लाम से दूर होंगे तो फिर जो मुआशरा जिस तरह ज़वाल पजीर है, ये ज़वाल जो है हमारा मुक़द्दर बनेगा, क्योंकि मुआशरे को जो एक रहनुमाई मिली थी वो इस्लाम से मिली थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मिली थी और आज हम उन तालीमात से बहुत दूर हैं। अल्लामा, सोसाइटी के अंदर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन जिस तरह से प्रिवेल कर रही हैं, न सिर्फ मौलवियों के अंदर बल्कि गैर मौलवियों के अंदर भी, इस फ्रस्ट्रेशन को रोकने के लिए मज़हब हमारा किस तरह से वो बाउंड्रीज किस तरह से मुतय्यन करता है? देखिए, जब आप मज़हब के करीब हो जाएंगे तो वो आपको इंसानियत सिखाएगा। जब आप इंसानियत सीख जाएंगे तो फिर आप इन चीज़ों से बहुत दूर हो जाएंगे। इस्लाम जो है वो सबसे ज़्यादा एहतराम इंसानियत की तरफ आपको लेके जाता है। ये कॉन्फ्लिक्ट कौन दूर करेगा कि जिसने इस्लामिक ब्रांडिंग की हुई है, जिसने दाढ़ी और इमामा रखा हुआ है, उसकी इज्जत, उसकी मज़हब को लेके प्रिविलेज अलग है, जबकि एक क्लीन शेव आदमी, मेरे जैसा आदमी, किसी किस्म की बात नहीं कर सकता है क्योंकि मौलाना साहब फतवा लगा देते हैं। तो ये तो आपकी नाकामी है, मौलवी की तो ये जो कामयाबी मजहब है। के नाम पे मौलवी की कामयाबी सुन लेना, मजहब के नाम पे जो व्यापारी है उसकी कामयाबी है। ये तो आपकी नाकामी है कि आपने मजहब उसके सुपुर्द कर दिया जिसको मजहब का इल्म नहीं है। अगर कोई शख्स दाढ़ी रख कर आ जाए, टोपी पहन के आ जाए, तो आप उसे मजहब का ठेकेदार समझ लेंगे। वो मकरू शख्स जिसने अपनी ही साली को उसकी इज्जत लूटी, उसके बाद उसको, उस मासूम को कत्ल कर दिया, उस एज में जब उसके लिखने पढ़ने के दिन थे, खेलने कूदने के दिन थे। ये घटिया इंसान हमारे साथ मौजूद है, इससे बात भी करते हैं और इससे जानने की कोशिश करते हैं कि इसको तकलीफ़ क्या थी। एक बीवी होने के बावजूद, 3 बच्चे होने के बावजूद, वो कौन सी इसकी मर्दानगी थी जो उसके काबू में नहीं आ रही थी। शादी तुम्हारी कहाँ पे हुई थी? शादी घर वालों ने कराई थी। शादी के बाद खुश नहीं थे क्या तुम? नहीं, खुश था। जिनसी ज़रूरियात तुम्हारी पूरी नहीं हो रही थी? पूरी हो रही थी। बच्चे कितने हैं तुम्हारे? 3। हुआ क्या था? वो तुम कहाँ गए थे अफसोस करने के लिए?
बच्ची निघत तुम्हारे साथ गई थी, फिर वापस आई, क्या हुआ वो सारी ज़रा कहानी सुनाओ, तरतीब क्या थी उसकी? उधर सर फौतगी हुई थी, उधर गए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर वो ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ, ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਤੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ। ਨਿਗਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀ ਚਾਹ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸੌਣਾ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਉੱਧਰ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਉੱਧਰ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਂਦ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ। ਉਹਦੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪੈ ਕੇ ਸੌਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਿੱਗਤ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਰਾਤੀ ਕੀਤੀ। फिर क्या हुआ? तो उन्हें बाद दवाई लैन लैके आया सीगा, तो उत्थे लियान के मार। दवाई लेने के लिए कहाँ लेके गए उसको? गाँव से बाहर। तुम्हें ये ख्याल कब आया कि अब मैंने इसको कत्ल करना है? सर जब नहीं रुक रही थी। अच्छा, तुमने उसको क्या कहा? तुम्हारे जहन में तरकीब क्या आई फौरी? दवाई लेने के बहाने सर बाहर लेके। क्या कहा उसको? मैं कहा जाए दवाई लेके ये किसी डॉक्टर को, दवाई लेने बहाने बाहर लेके आया। छुरी वगैरह तुमने पहले से रख ली थी अपने पास? जी। तो जब लेके जा रहे थे तो जहन बन गया था कि अब मैंने इसे मारना? जी। वो लड़की तुमसे क्या बातें करती जा रही थी? कुछ भी नहीं, उसने भाई एक भी दिन ले जाना, मैं इतों दवाई लैनी है। वो कहते पिंडों आप बाहर आ गए, मैं कहा इतने भी मैं डॉक्टर का पता करके तेन कोई वेख ना लवे। तो इस तरह हम उत्थे मक्की च बिठा दिता, मुड़ के मूँह से हाथ रख के उसका गला दबा के तो छुरियां मारियां। कितनी देर पैदल कितनी देर चलते आए हो तुम? 20-25 मिनट ला लो। 20-25 मिनट? हाँ जी। तुम पैदल चलते रहे? जी। तो 20-25 मिनट में ख्याल नहीं आया कि यार 15 साल की बच्ची है, इसको मारना नहीं चाहिए, मुझे जुर्म हुआ, मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया मुझसे, लेकिन कत्ल नहीं करना चाहिए, मेरी ही साली है, मेरी बीवी जिससे मेरे 3 बच्चे हैं उसकी बहन है। ख्याल नहीं आया कि यार ये मैं क्या करने जा रहा हूँ? नहीं सर। वो अंदर से मलामत हो रही थी कि यार ये इम्तियाज़ अच्छा काम नहीं कर रहा था। हाँ जी सर। बेहिस इंसान, उसके बाद तूने बच्ची को क्यों मारा? बस सर इसी दांत से मार दिया, अगर किसी को पता लग जाएगा। तुम्हें क्या कह के बुलाती थी? मुझे वो भाईजान कह बोली। तुमने उसके पेट में छुरियां मारी तो बच्ची क्या तुमसे इल्तिजाएं कर रही थी कि क्या अल्फाज क्या थे उसके, क्या कह रही थी अपने भाईजान को? मुझे छोड़ दो। तुम्हारी अपनी औलाद के साथ कोई इस तरह करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। जब पकड़े गए तो तुमने बीवी और तुम्हारा आमना सामना हुआ? हाँ जी। हाँ जी। बीवी को तुमने क्या क्या कहा? ये अमल क्यों किया तुमने अपनी बीवी को? कुछ नहीं सर, शर्म से मारे किसी ने कोई गल नहीं की थी। मज़हब क्या है तुम्हारा? इस्लाम। इस्लाम को मानने वाला कौन होता? मुसलमान। इस्लाम का मतलब क्या है? नहीं सर पता। अपने आप को मुसलमान कहने वाला ये शख्स अपनी साली को रेप करके कत्ल कर चुका है, और कैसी दुख वाली बात है कि ये बदबख्त अभी भी अपने आप को मुसलमान कहता है, इस्लाम का पैरोकार कहता है। हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना सदर आरिफ वाला, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, इस केस के अंदर जो कि इम्तियाज़ के खिलाफ दर्ज किया गया है, FIR में कौन कौन सी दफ़ात लगाई गई हैं? कत्ल और ज़ना दोनों दफ़ात हैं। अमूमन हम देखते हैं गांव देहात के अंदर इस किस्म के केसेस में बिरादरी बड़ी उभर के सामने आती है और केस को सबवर्ट कर देती है, केस को सप्रेस कर देती है, और बाद में इस तरह के केसेस अमूमन सुलह के ऊपर जाके ख़त्म हो जाते हैं। इस केस में ऐसी तो कोई चीज़ एलिमेंट अभी तक आपने सेंस तो नहीं की? नहीं, ऐसी कुछ नहीं। जब केस हुआ, आप वहाँ पे पहुँचे, तो मुलजिम को डिटेक्ट करने में कितना, हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू डिटेक्ट हिम? जब मुझे इतला मिली है, हम मौका पर पहुँचे हैं, हमने मुद्दई की बात सुनी है, सारे हालात देखे हैं, डेड बॉडी देखी है, तो फिर इसके जो बॉडी लैंग्वेज है इसको देखा है, उसी टाइम हमें डाउट हो गया था इस पर। एविडेंस के अंदर आपने कौन कौन से एविडेंस कलेक्ट कर लिया अभी तक?
एविडेंस में हमने जितनी भी मटेरियल एविडेंस उधर से अवेल हुई है हमें, लाइक वाइज उधर से ब्लड लिया है, जो मिट्टी खून आलूद है, जो कमरे में था, डीएनए के लिए सैंपल भिजवाए गए हैं। ठीक है। उधर से जो गद्दा है, ब्लड लगा था जिस पे, वो लिए हैं, कपड़े उधर से लिए हैं खून आलूद, वो लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। ठीक है। और वो छुरी जिससे इसने कत्ल किया, वो सबसे अहम चीज़ है, सबसे अहम एविडेंस, वो प्रोड्यूस कर लिया आपने? नहीं, एक मिनट रिकॉर्ड, ये नहीं करना, एक मिनट रोक, एक मिनट चलिए अब बस नहीं, मैं इससे ज्यादा नो कमेंट्स प्लीज, नाराज नहीं होना कैसे, नहीं मैं नहीं हेलो। ये है वो प्यारा पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पे मार्ज़ वजूद में आया था। इसके अंदर इदारों और अफराद के रवैये, ये खाली कुर्सी उसका मुंह बोलता सबूत है। नाज़रीन, ना सिर्फ निगहत के कत्ल का केस बल्कि तमाम तर फौजदारी मुकदमात के अंदर पुलिस का रवैया और डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसने बुनियादी तौर पर तयन करना होता है कि गुनाहगार को सज़ा मिले। इसी हवाले से बात करने के लिए हम हैं बैठे हुए एसएसपी डिसिप्लिन सुहेल सुखेरा के ऑफिस में। पब्लिक के साथ ज़्यादा डीलिंग है, सीनियर ऑफिसर्स की इतनी ज़्यादा डीलिंग नहीं होगी जितनी लोअर रैंक के पुलिसमैन की डीलिंग होगी। उस लोअर रैंक के पुलिसमैन की ग्रूमिंग के लिए, जिसको शायद स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी वो ग्रूमिंग नहीं मिली जो कि ऑफिसर्स को मिली, उसको ग्रूम करने के लिए आप क्या करते हैं? जी ब्रदर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो हमारी 80% शायद 90% पब्लिक है, उसकी डीलिंग होती है पुलिस स्टेशन लेवल पे। ऑफिसर्स के साथ शायद 10% लोगों का इंटरेक्शन भी नहीं होता। वहाँ पर सिचुएशन ये है कि हम लोग तो बहुत कोशिश करते हैं इम्प्रूवमेंट की, लेकिन देयर इज़ अ जनरल टेंडेंसी अमंग पीपल जो दे नॉट वेरी हैप्पी फ्रॉम पुलिस एट पुलिस स्टेशन लेवल। मैं इसको एडमिट करता हूँ। एक मीडिया हाउस एक पुलिसमैन को, पुलिस ऑफिसर को इंटरव्यू कर रहा हो और वो पुलिस ऑफिसर थाने को हेड कर रहा हो और वो आउट ऑफ द ब्लू किसी सवाल के ऊपर बड़ा क्लियरली ये कहे कि मैंने इसका जवाब नहीं देना और अपनी कुर्सी पर से खड़ा हो जाए, तो वुड यू डिफाइन दैट बिहेवियर एज जेंटल बिहेवियर? ये तो बड़ा गलत है ना, ये अनप्रोफेशनल बात है, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेट्स से मेरा आपसे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो यार आई हैव ऑल दी राइट्स कि मैं बैठूं बड़े प्यार से आपको, नहीं भाई मैं इससे एग्री नहीं करता, या जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है दैट इज नॉट करेक्ट, या जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है, तो उठना तो नहीं चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी वीकनेस है और अपना अनप्रोफेशनलिज्म है। नाज़रीन, 14 साल लड़की निगहत के साथ जिनसी ज़्यादती और उसके बाद कत्ल। पंजाब में एक ऐसा इदारा भी है जो कि बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से बड़ा एक्टिवली काम करता है। उस इदारे का नाम है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। उस इदारे की चेयरपर्सन सबा सादिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन, आपका इदारा बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए किस तरह से उसको मुमकिन बनाता है? वी हैव टू लेजिस्लेट न्यू लॉज। हमें नए कवानीन की तरफ जाना होगा। हमें सख्त से सख्त कवानीन और उसकी फौरी सज़ा जो है उसको इंश्योर करना पड़ेगा। इन चीज़ों को सोसाइटी में बेहतर करने के लिए और बाय द एंड जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव भी है बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप इनिशिएटिव्स किस तरह से, हाउ डू यू डील विद दिस? आप पेरेंट्स को एक्सेस करते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं, मैकेनिज्म क्या है? इसके लिए हमारे सेमिनार्स वगैरह भी होते हैं, मगर सेमिनार्स के ज़रिए सिर्फ हम एक महदूद क्लास तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब से हमने अप्रूवल ले ली हुई है। इसके ऊपर हमने लॉ डिपार्टमेंट के साथ जो है वो काम इनिशिएट कर दिया हुआ है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जो सेक्सुअल अब्यूज़ है बच्चों का बिलखसूस, और बच्चों के दीगर जो बच्चों के ख़िलाफ़ जराइम हैं उनके ख़ात्मे के लिए एक पूरा का पूरा चाइल्ड राइट्स कमीशन पंजाब में बनाया जाए। हमारा कोर्ट भी यहाँ पे है जिसके पूरा सेशन जज जो हैं वो कोर्ट को हेड कर रहे हैं, और बच्चों के ख़िलाफ़ जो जराइम है वो कोर्ट फौरी सज़ा भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर ही दे रहा है। तो मैं समझती हूँ कि इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, मीडिया की इन्वॉल्वमेंट
और घरों का माहौल जो है वो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। निघत हो, मोइन अहमद हो या नदीम अब्बास, इस कौम के बच्चों की हिफाजत न सिर्फ हुकूमत वक्त बल्कि हम लोगों की जिम्मेदारी भी है। क्या हम एक ऐसा समाज देंगे आने वाली नस्ल को जहाँ पे ये बच्चे आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले सकें, जहाँ पे इनकी इज़्ज़तें भी महफूज हों और जहाँ पे इनकी जानें भी महफूज हों। इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द हमारी आने वाली नस्ल वो दिन देखेगी जब वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, अपने आप को मुकम्मल और भरपूर महसूस करेंगे। इस उम्मीद के साथ अपने मेज़बान अहमद इमरान खान और हम लोग की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।